Good morning. This is the first online class for the MA final. Since today, I was sending the WhatsApp messages and WhatsApp notes for your class. That almost was written, but sent till today. But we are starting the new YouTube channel for the MA final also, and I hope you can understand the basically system for today's life. जब तक हम किसी एक नेचुरल ज़िंदगी के मोड़ पर वापस नहीं आते हैं तब तक हमें इसी माध्यम से स्टडी करनी पड़ेगी। और मैं जहाँ तक समझती हूँ आप सब जो कि पढ़े हुए हैं एंड सब MA फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट के सिनेरियो में हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। Till the last class which I have sent on the WhatsApp, I think we have discussed about the development of public administrations, the cell systems in India. 1800 से लेकर के 1992 तक जो भी डेवलपमेंट इंडिया में हुआ अबाउट द प्रशासन एंड अबाउट द लोकल सेल, अबाउट द पावर ऑफ द लोकल सिस्टम, वहाँ तक तो हम कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 74th अमेंडमेंट अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम और लोकल सेल सिस्टम। 74वां संविधान संशोधन जो था वो भारत के लोकल प्रशासन के लिए और भारत के पूरे प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया था। क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हम उसका प्लस और माइनस देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें प्लस माइनस होने के बावजूद या कुछ चीज़ों में हम चेंज करना चाहते हैं ताकि हमें और किसी भी चीज़ का, किसी भी अमिटमेंट का या किसी भी शिक्षा प्रणाली का या किसी भी सिस्टम का लाभ मिल सके। प्रशासन को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने वो सारी अमिटमेंट्स करने की कोशिश की है जिसमें हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति और एक बड़ा से बड़ा जो पद है उसी जिसे हम राष्ट्रपति पद के नाम से जानते हैं, उस उच्चतर पद तक का व्यक्ति इस प्रशासन में शामिल हो जाए, ये सरकार की कोशिश रही है। 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था वो भारत की संसद के द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 से प्रतिवर्तित किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9A द म्यूनिसिपैलिटीज शीर्षक जोड़ा गया। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। I want to repeat the once again the things that कि नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 3 प्रकार के नगरीय निकाय बनाए गए, जिसमें पहला जो नगर निकाय था वो था नगर पंचायत, दूसरा था नगर परिषद और तीसरा था नगर निगम। I think you have read about that. You have to read or you have read also. नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में थी जहां ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया थी। नगर परिषद वहाँ बनाई जानी थी जहाँ नगर परिषद छोटे छोटे नगरों में डिवीज़न किसी जगह का हो रहा है, और नगर निगम जो बनना था या नगर निगम की जो स्थापना करनी थी वो थी बड़े नगरों के लिए, फॉर द मेट्रो सिटीज़ और अ सिटी विच हैव द 10 lakhs पॉपुलेशंस टोटल। इसमें एक चीज़ जो रखी गई वो ये रखा गया कि राज्य के राज्यपाल को किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को किसी भी निकाय से मुक्त किया जा सकता है। ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा, उनकी जनसंख्या, उनका घनत्व और उनका आय, सभी के बारे में स्पष्टीकरण जो था वो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नगर निकायों का जो गठन है उसमें ये डाला गया या ये अमिटमेंट किया गया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे। ये अधिनियम ये भी प्रावधान करता है कि राज्य का विधानमंडल अधिनियम बना करके नगर निकायों में निम्नांकित जो मैं बोलने जा रही हूँ वर्गों के प्रतिनिधि के लिए व्यवस्था कर सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो नगरीय प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हैं। एज वी नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, द एक्सपेरिमेंटल techniques of the life, the experimental part of the life, these are the main source
then what we can do for the population, what we can do for the people. The same thing is there कि नगरीय प्रशासन में हम किसी भी व्यक्ति को जब हम चुनने की बात करते हैं या किसी भी व्यक्ति के नामांकित होने या निर्वाचित होने की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है उसका एक्सपेरिमेंटल कितना अच्छा है, मतलब वह व्यक्ति उस नगरीय प्रशासन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है, कितनी सारी चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है या कितनी सारी चीज़ों को जान सकता है। लोकसभा व राज्य की विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के लिए भी ये अधिनियम प्रावधान करता है कि ये लोग भी उसमें राज्य के विधानमंडल में निर्वाचन क्षेत्र में आए जा सकते हैं। नगर निकाय के क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्ट्रेट राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी ये अधिनियम प्रावधान करता है। और संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 243(s) की उपधारा 5 के अंतर्गत गठित की जाने वाली समितियों के अध्यक्षों के लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि ये वार्डों से डिवाइड होकर के प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के चुनाव के लिए चुने जा सकते हैं। 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसके पहले नहीं थी। कोशिश ये की गई कि एक छोटा सा जो अमेंडमेंट है या एक बड़ा सा अमेंडमेंट है जो भी है उसके माध्यम से हम लोगों तक प्रशासन को पहुंचा दें, लोगों तक वो बात जाए कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से हम प्रशासन से जोड़ें या क्या ऐसा सिस्टम लेकर के आए कि हर व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे सड़क व्यवस्था हो, एनीथिंग एल्स वॉट एवर कम्स इन द लोकल सेल वो हर व्यक्ति तक कैसे पहुँचे। सो दिस वॉज द बेसिक रीज़न। एक आम व्यक्ति तक सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए सरकार का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो निर्वाचन जो इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट जो चुनी जाती है उस पर व्यक्ति का विश्वास तभी हो पाता है जब सरकार या प्रशासन उस व्यक्ति के लिए कुछ करता है। 74th जो अमेंडमेंट था उसमें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि लगभग 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में एक या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ये जो गठन किया जो जाएगा उसके लिए ये कहा गया कि इस प्रकार की जो भी समितियां गठित की जाएंगी उनके लिए शक्तियां राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई हैं। राज्य विधानमंडल ये निश्चित करेगा कि वार्ड समितियों का गठन, क्षेत्राधिकार और उनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी। वार्ड समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले वार्ड सदस्य उस समिति के सदस्य होंगे। 74th अमेंडमेंट में ही सीटों का आरक्षण भी रखा गया। संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति स्पेशली प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा और आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से आवर्तन किया जाएगा। आवर्तन मीन्स इट्स अ चेंज, इट्स अ रिसफलिंग और इट्स अ चेंज। उपयुक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार से नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित आरक्षित होंगे। इन स्थानों को भी बारी बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन किया जाता रहेगा। 74th अमेंडमेंट यह भी व्यवस्था करता है कि नगर निकायों में अध्यक्ष या सभापति के पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान से कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 334 या 334 में दिए गए सामान्य आरक्षण के जारी होने तक प्रभावी रहेगी। द मेन थिंग इज दैट कि 334 में जो अनुच्छेद है, 334 जो अनुच्छेद है उसमें सामान्य आरक्षण जारी रहने तक यह प्रभावी रहेगी। शासन के तीसरे सोपान की पंचायती राज इकाइयों का कार्यकाल भी केंद्र व राज्यों की भांति समान करने के लिए संशोधन अधिनियम ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल यदि वह राज्य के तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इससे अधिक नहीं। इसी से संबंधित एक ध्यान देने वाला जो फैक्ट है वो ये है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष घोषित किया गया है तथा
इससे अधिक नहीं पर बल दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान संशोधन के शिल्पी ये चाहते थे कि भारतीय जो पंचायती राज इकाइयों को राज्य सरकारों द्वारा लंबे समय तक अधिक्रमित रखे जाने की प्रवृत्ति संविधान के माध्यम से एक निर्णायक अंकुश लगाया जा सकता है। इस अधिनियम में इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराए जाएंगे। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग की जाती है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के अंतर्गत नए चुनाव कराए जाने आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि संबंधित राज्यों में चुनाव की अनर्हताओं या योग्यताओं किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर व्यक्ति संस्थाओं के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति इन योग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस संबंध में उठे किसी भी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति या प्रक्रिया का संबंधित राज्य विधानमंडल अधिनियम प्रावधान कर सकते हैं। पंचायती राज की जो शक्तियाँ हैं वो कुल इस प्रकार से हैं। पंचायती राज से संबंधित समस्त शक्तियों की एक नई सूची संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 29 कार्य दिए गए, जिसमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईंधन व सड़क, ग्रामीण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, तकनीकी, प्रौढ़, पुस्तकालय, सांस्कृतिक, बाजार, मेले व स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कोष निर्माण व उनसे होने वाली आय के लिए इन संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने वाले करों के संबंध में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया व मर्यादा के अंतर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को लेकर के आरोपित करने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के 1 वर्ष की अवधि में या उसके पश्चात प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए गए करों को चिन्हित करना और राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में सिद्धांत निर्धारण करना व पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए किए जाने वाले समस्त उपायों के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में कई प्रकार राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लेखा व अंकेक्षण के संबंध में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल विधि बना करके आवश्यक जो है वो प्रावधान कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित प्रावधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य के निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनावों के आयोजन व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समस्त पक्षों का अधिग्रहण, निर्देशन व नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक निर्वाचन आयोग में चिन्हित होगा। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम की लगभग समस्त विशेषताएं हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम ये देखते हैं कि संविधान संशोधन में 3 प्रकार के नगरीय निकाय बनाए गए थे। नगरीय निकायों का गठन किया गया था, वार्ड समितियों का गठन किया गया था, सीटों का आरक्षण किया गया था, सदस्यों की अनर्हता हमने स्टडी कर ली है, उनके पावर हमने देख लिए हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम कवर नहीं कर पाए हैं। आई थिंक आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि अगली क्लास में हम इससे बेटर और एक अच्छा लेक्चर पढ़ सकें। थैंक यू।